जब भी हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे दोस्त लोग ना अक्सर एक लाइन हमें बोल ही देते हैं, यार तुम ना बहुत सोचते हो, ये सोचना ना थोड़ा बंद करो, कम करो, और जिंदगी ना इतनी खूबसूरत है, इसे जीना शुरू करो। एक सेकंड के लिए तो लगता है कि वाह क्या लाइन है, लेकिन ये लाइन मुकम्मल कैसे होगी, ये लाइन सिद्ध कैसे होगी, इसको वाकई में ऐसे जिया जा सकता है बिना सोचे, पॉसिबल है कि नहीं? चलिए किंतु परंतु अंत पंत क्या है इसका जवाब, ये हम जानेंगे आज की इस समरी में कि थॉट्स के बारे में क्या किया जा सकता है। तो इस समरी का नाम है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट लिविंग, सिंपल वेज टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड डिस्कवर लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, जिसे लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो आपकी सभी तकलीफों का कारण आपका दिमाग है। हर चीज लाखों गुना ज्यादा बेहतर होती सिर्फ अगर आप ये सीख जाते कि अपने थॉट्स को हैंडल कैसे करना है, कंट्रोल नहीं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचना उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है जिसका सामना करते हैं। कई बार चीजों को लेट गो करने यानी छोड़ देने के बाद ही हमें खुशियों भरी और भरी पूरी जिंदगी का मतलब समझ में आता है। आज की ये समरी आपको शांति पाने में मदद करेगी। ये एक गाइड है जो आपको आपके माइंड के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच से लेकर जाएगी, क्योंकि हम में ऐसी बहुत सी बुरी आदतें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो ये समरी उन्हें पहचानने और उनसे छुटकारा पाने में हमारी हेल्प करेगी। खुश रहना नामुमकिन नहीं है, ये एक सच्चा इमोशन है जो हर इंसान के पास हो सकता है। हाँ बिल्कुल, खुशी बाहर नहीं है, खुशी आपके पास है, अंदर आपके भीतर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खुशियां उन्हें सिर्फ तभी मिलेंगी जब वो सक्सेसफुल या अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशियां अपने अंदर पाई जाती हैं, और आप जहां हैं इस टाइम, जिस किसी भी सिचुएशन में, वहां पर भी आप खुश रह सकते हैं। अच्छी लाइन है ना? अच्छी लाइन के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको मिल सकती है। उसके लिए क्या करना है, अगला आधा घंटा इन्वेस्ट करना है इस समरी के साथ, क्योंकि ये समरी आपको खुशियों की पॉसिबिलिटी दिखाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी समझाएगी कि कैसे आपके हालात नहीं बल्कि आप खुद अपनी खुशियों को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपको दिखाएगी कि आपके थॉट्स कैसे काम करते हैं और आप पॉजिटिव थिंकिंग की आदत कैसे बना सकते हैं। दुख और डिप्रेशन के खिलाफ आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर हथियार है, तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखे। आइए समरी के जरिए खुशियों की ओर काम करना शुरू करते हैं। जो इकलौता इंसान ये बदलने के काबिल है कि आप कैसा महसूस करते हैं, वो आप खुद है। हर चीज के लिए बुरा महसूस करना प्लीज बंद कीजिए और खुशियों भरी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। जेम्स और एवॉन की शादी को 32 साल हो चुके थे, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम एक दूसरे से नफरत करते हुए बिताया था। उनका रिश्ता हमेशा से इतना खराब नहीं था। शुरुआत में उन्हें सच में लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जेम्स और एवॉन के बीच की नफरत समय के साथ बढ़ने लगी थी। उनके बीच अक्सर बहस और गलतफहमियां होती थी, जिन्हें बिना सुलझाए छोड़ दिया जाता था। साल दर साल उनकी नफरत घुटन में बदलती गई। दोनों ही नाखुश थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते से निकलने की कोशिश नहीं की। एक दिन जेम्स ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि वो लगातार बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो अपने साथ एवॉन को लेकर आए थे और उन्होंने ऐसा कुछ सुना जिसे सुनने की उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। आपको कैंसर है, डॉक्टर ने कहा। कैंसर का ट्यूमर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि जेम्स के पास बस 5 महीने बचे थे। इस खबर ने जेम्स और एवॉन के लिए सब कुछ बदल दिया। नफरत का एहसास दुख और पछतावे में बदल गया। अब उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन महसूस हो रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे पिछले कुछ सालों में उन्होंने कभी भी एक दूसरे से नफरत की ही नहीं थी। उस बुरी खबर को सुनने के बाद जेम्स और एवॉन ने फिर कभी भी बहस नहीं की। वो प्यार जो दोनों के बीच में कभी था, आखिरकार लौट आया था। आपको क्या लगता है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था? क्या आपको लगता है कि ट्यूमर का इसमें कोई रोल था? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। अगर सच में उनका मन एक दूसरे से भर चुका होता तो उन्होंने अब तक तलाक ले लिया होता। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, बस नफरत ने उसे ढक दिया था। जिस पल उन्होंने नफरत के बजाय प्यार को चुना, उन्हें हल्कापन महसूस होने लगा। हम सभी ने इसे कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। हो सकता है कि वो आपके लिए जेम्स और एवॉन की कहानी के जितना ड्रामेटिक ना रहा हो, लेकिन हम सभी ने कभी ना कभी इस सडन शिफ्ट मतलब अचानक आए बदलाव को एक्सपीरियंस किया होगा। इस सिचुएशन के होने का कोई खास रीजन या ट्रिगर नहीं होता। सडन शिफ्ट तब होता है जब हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना जाग जाती है, जिसे हम अंतर आत्मा भी कहते हैं। यह हमारी जिंदगी की दिशा और नजरिया दोनों ही बदल देती है। जब आप एक दिन जागते हैं और कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपका सडन शिफ्ट है। उससे डरने के बावजूद आप बहादुर और हल्का महसूस करते हैं। जैसे लोगों के बीच बात करने से डरना और अचानक खड़े होकर बात करने की हिम्मत आ जाना। आपको ये शिफ्ट महसूस करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपना माइंड इसमें लगा देते हैं तो ये हो जाएगा।
सडन शिफ्ट अक्सर अपने साथ राहत का एहसास लेकर आता है। एक बार जब आप अपना नजरिया बदल लेते हैं तो आप तुरंत ही शांत और रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सोचने के तरीके से परेशान हैं, जो उन्हें बुरा महसूस करा रहे हैं। उसे बदलने से वो अपने अंदर की नेगेटिविटी को जाने दे सकते हैं। सभी सडन शिफ्ट हमेशा के लिए होते हैं। एक बार जब आप जिंदगी को बेहतर नजरिए से एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप कभी भी अपने पुराने तरीके में वापस नहीं लौटेंगे। जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो आप कभी भी उसका सामना करते हुए दोबारा उस डर को महसूस नहीं करेंगे। आप शिफ्ट से पहले वाले समय को याद करेंगे और आपको एहसास होगा कि उसमें कभी ऐसी डराने वाली बात थी ही नहीं। एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ऐसे शिफ्ट बहुत तेजी से होते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि इनके होने का कोई एक खास कारण नहीं होता है। ज्यादातर लोगों के विश्वास के उल्टा ऐसे शिफ्ट्स हालातों के किसी भी बाहरी बदलाव से नहीं जुड़े होते हैं। आप बेहतर जिंदगी पाकर खुश नहीं होंगे, बल्कि आपके खुश रहने पर आपको बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो सडन शिफ्ट के अलावा आप बदलाव का अपना खुद का वर्जन भी बना सकते हैं। आप खुशियों के लिए काम कर सकते हैं और अपने जीने के तरीके को बदल सकते हैं। इसके लिए ना बस माइंडसेट को बदलने की जरूरत होती है और खुश होने का फैसला करने की भी। आपका बेहतर महसूस करने का कमिटमेंट ही वो चीज है जो सभी चीजों को अलग बनाता है। कमिटमेंट खुशियों में ना बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये वो फाउंडेशन या नींव है जो लोगों को टूटने से बचाता है। आप किस चीज को लेकर कमिटेड है ये जानना इस प्रोसेस का बहुत ही अहम कदम है। आपको खुश होने के लिए कमिटेड होना चाहिए, ना कि किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको लगता है कि आपको खुश कर सकता है। शुरुआत में वैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ऐसी किसी चीज के लिए कमिटेड होना जो आपको खुश करेगी, उसमें क्या बुराई हो सकती है? तो प्रॉब्लम यह है कि आपका फोकस उस गोल को पाने पर लग जाता है और जब कुछ गलत होता है तो आप पहले से ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। खुश रहने के लिए कमिटेड रहना आपको खराब सिचुएशन में भी अच्छा महसूस करने देता है। आपका कमिटमेंट खुश रहने से जुड़ा होता है, ना कि उन अचीवमेंट से जो आप हासिल करते हैं। दुनिया में किसी भी पल बहुत सी चीजें खराब हो सकती हैं। जब आप खुश रहने के लिए कमिटेड होते हैं तब आप ये मानते हैं कि सारी मुश्किलें सहते हुए आप ठीक रहेंगे। खुशियों की गुंजाइश हमेशा ही होती है। इस समरी में आप उन अलग अलग पॉसिबिलिटीज को देखेंगे जिन्हें आप चुन सकते हैं। ज्यादातर लोग खुशियों की राह को पहचानने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान गलत चीजों पर होता है। तो ये समरी आपके सामने ऐसी बातें रखेगी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए और जानते हैं कि कैसे आपका माइंडसेट आपको खुशियों की ओर ले जा सकता है। तो इसके लिए हमें समझना होगा थॉट्स ग्रो विद अटेंशन। ये सेक्शन पूरी तरह से आपके माइंडसेट को समझने के बारे में है। जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया गया, हम पता लगाएंगे कि कैसे आपका माइंड आपको जिंदगी भर की खुशियां दिलाने में रोल निभाता है। आगे आप ये सीखेंगे कि आपके थॉट्स और फीलिंग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और उनके बीच से होकर कैसे गुजरना है। ज्यादा गहरी जानकारी से आप अपने लिए बेहतर मेंटल और फिजिकल माहौल बनाते हैं। आपका माइंड बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो ये आपको उस जिंदगी की ओर लेकर जा सकता है जिसे आपने इमेजिन किया था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि जितना नजर आता है। बिना सही जानकारी के हो सकता है कि आप खुद को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए पाएं जो आपकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नेगेटिविटी का सामना करना उससे छुटकारा पाने का तरीका है। नेगेटिव फीलिंग को खत्म करने के लिए आपको उसमें जीना होगा, उसे एक्सपीरियंस करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि असल में आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना होता? तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आपके थॉट्स यानी कि आपके विचार आपके एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो ये जायज सी बात है कि आप बुरा महसूस करेंगे। अपने इमोशंस पर काम करने की जो ये आम आदत है वो किसी के भी उतना काम नहीं आई है। अगर ये उतनी ही असरदार होती जितना लोग कहते हैं तो किसी को भी उन खुशियों को ढूंढने में मुश्किल नहीं होती जिनके वो हकदार हैं। नेगेटिविटी को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिविटी के जरिए उससे लड़ना। अंधेरे से छुटकारा पाने का इकलौता तरीका है उसे रोशनी से जगमग कर देना। तो जब आप किसी इमोशन पर काम करने की आदत को खत्म कर देते हैं तो आप खुद को पॉजिटिविटी पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जब आप एक हैप्पी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे लाखों पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आएंगे। तो अटेंशन या ध्यान देने के साथ थॉट्स बढ़ते हैं। उनमें से ज्यादातर पैकेज डील की तरह आते हैं। आप एक थॉट पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाना नामुमकिन लगता है। एक बार जब आप नेगेटिविटी पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो रुकना नामुमकिन लगता है। एक इरिटेटिंग थॉट आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। एक बार जब आप सुबह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आप रात तक एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करेंगे। पूरा दिन खराब है, आज ये हो गया वो हो गया, सेम फीलिंग। किसी भी चीज को लेकर आपका एक नेगेटिव थॉट तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपको पता चले कि आप ऑफिस या घर में किसी पर चिल्ला रहे होंगे तो पॉजिटिव थॉट के जरिए
इस टेंडेंसी से लड़ना आपको इस साइकिल को शुरू होने से पहले रोकने में हेल्प करता है। एक बार जब आप नेगेटिव फीलिंग को पहचान लेते हैं तो तुरंत इसके खिलाफ पॉजिटिव फीलिंग को ले आइए। जितने लंबे समय तक आप खराब महसूस करते रहेंगे, चीजों को बदलना सच में उतना ही मुश्किल होता जाएगा। खुद को अपने थॉट से दूर करना उन्हें पहचानने में आपकी मदद करता है। एक बार जब नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाता है तो आपको इस पर कम ध्यान देकर इसे बढ़ने से रोकना होगा। ज्यादातर लोग ट्रबल शूटिंग मतलब परेशानियों को हल करते हुए जिंदगी जीते हैं। मेडिकल की दुनिया में ट्रबल शूटिंग को एक तरह के मेंटल इशू के तौर पर देखा जाता है, और ये तब होता है जब लोग हर उस चीज में गलतियां या कमियां ढूंढते हैं जो वो करते हैं। ये उस तरह के लोग होते हैं जो हमेशा सुधार करना और बेहतर बनना चाहते हैं। वो अक्सर खुद पर और अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। उनमें सेल्फ एस्टीम की भी कमी होती है। हमें गलत मत समझिएगा, किसी चीज में बेहतर होने की इच्छा होना नॉर्मल है। खुद को इम्प्रूव करना ज्यादा खुशियों से भरी और हेल्दी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन ये ना तब गलत हो जाता है जब आप हर टाइम इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ट्रबल शूटर्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और सुधार करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तब भी जब सब चीजें ठीक होती हैं तो लगातार ट्रबल शूट करते रहना आपके आसपास के लोगों पर भी असर डाल सकता है। आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहकर अपने आसपास के लोगों को परेशान कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो ट्रबल शूटर्स होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे इंसानों में बड़ा करते हैं जो इनसिक्योर होते हैं और जिनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। पेरेंट्स की लगातार नुक्स निकालने या टोकने की आदत और क्रिटिसिज्म की वजह से बच्चे खुद में हमेशा गलती खोजेंगे और कभी भी अपनी काबिलियत या फैसलों पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसे कि रेचल नाम की एक औरत के पेरेंट्स ट्रबल शूटर्स थे। एक बच्चे के रूप में वो हमेशा अपनी हरकतों और बातों पर ध्यान दिया करती थी। रेचल, तुम इससे बेहतर कर सकती हो, और उन बच्चों ने तुमसे काफी जल्दी कर लिया। सिर्फ यही वो शब्द थे जो उसके पेरेंट्स उससे कहते थे। इसका पता है नतीजा क्या हुआ? रेचल हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगी और हर चीज को कंपटीशन के रूप में देखने लगी। बड़े होने पर भी रेचल को अपनी जॉब में काफी मुश्किल समय झेलना पड़ा। वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी और उसे एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर देखा जाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेचल पर डिफिकल्ट टू वर्क विद का लेबल लग गया। मतलब सबको लगने लगा कि उसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही उसके कलीग्स के साथ भी उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। वो कभी भी एक ऑफिस में 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई और उसे हमेशा जॉब बदलनी पड़ती थी। रेचल ने अपने सोचने का तरीका बदलने की कोशिश की। उसने बेस्ट बनने की बजाय गुड बनने पर फोकस किया। रेचल ने अपने कंपटीशन की आदत को छोड़ दिया और परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दिया। जब उसके माइंड में ट्रबल शूटिंग ख्याल आते तो वो उनका सामना पॉजिटिविटी से करती या फिर उसे पूरे तरीके से अनदेखा कर देती। ट्रबल शूटर्स का मन पढ़ना काफी आसान होता है। वो बस एक थॉट से शुरुआत करते हैं और तुरंत ही गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। इस माइंडसेट से छुटकारा पाने के लिए आपको ये मानना जरूरी है कि आपकी सोच हमेशा सही नहीं होती है। आपको हर समय बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत होती है जो पहले से मौजूद है। तो इस चैप्टर में आपने समझा कि किस तरीके से जब हम अटेंशन बढ़ाते हैं तो हमारे थॉट्स कैसे बढ़ते हैं। और अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे द थिंकिंग हैबिट। हम सभी में कोई ना कोई बुरी आदत होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। वो बुरी आदत सिगरेट या शराब पीने की या फिर नाखून चबाने की हो सकती है। भले ही कुछ लोग इससे इनकार करें, लेकिन सभी में कोई ना कोई बुरी आदत तो होती ही है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी उन आदतों की ओर नहीं देखना चाहता जो कि उनके माइंड में है। हम सभी नेगेटिव सोचने के आदी हैं। इंसान होने के नाते हम सभी एक खास क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं जिसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। खास तौर पर ये इंसानों की आदत होती है कि वो हमेशा जिंदगी में नेगेटिव साइड या चीजों को देखता है। शुरुआत में ये एक हेल्पफुल टूल था जिसके कारण इंसान पुराने जमाने में जिंदा बच पाया। लेकिन आज की दुनिया में नेगेटिविटी बायस होना हमारे खुश रहने को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। नेगेटिविटी बायस की वजह से ज्यादातर लोग टॉक्सिक थिंकिंग मतलब बुरा सोचने की आदत अपना लेते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। अनहेल्दी थिंकिंग मतलब ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो आपके लिए अच्छी नहीं है की आदत छोड़ना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अगर इसे लापरवाही से छोड़ दिया गया तो ये आपकी लाइफस्टाइल और जिंदगी की क्वालिटी पर भी असर डाल सकता है। टॉक्सिक थिंकिंग हैबिट का मतलब है नेगेटिव तरह से सोचने की आदत। हमने पूरी समरी के दौरान कई बार नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बात की है, लेकिन अब जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को एक साफ मतलब दें। किसी ऐसी चीज से लड़ना मुश्किल होता है जिसके बारे में आप जानते ना हो। कुछ लोगों को टॉक्सिक थिंकिंग की आदत इसलिए लग जाती है क्योंकि वो उन थॉट्स को पहचान नहीं पाते हैं जो वो खुद बना रहे होते हैं। तो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपकी सोच कितनी ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है ऐसी सोच में रहना जो आपको पहले से ज्यादा खराब महसूस कराती है। ये ऐसी चीजों के बारे में सोचना या ऐसे ख्यालों में डूबे रहना है जो सिर्फ आपके मूड को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी थॉट को नेगेटिव थॉट कहा जा सकता है अगर उसके आखिर में आप बहुत ज्यादा खराब महसूस करें। असल में उस थॉट के बाद आप जैसा महसूस करते हैं वही इसे खराब बनाता है।
रिलैक्स महसूस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से बदल दें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि किस तरह की सोच को पॉजिटिव समझा जाए। हमने पहले ही इस बारे में बात की है कि थॉट्स अटेंशन के साथ बढ़ते हैं और नेगेटिविटी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करना। इसलिए सही सोचने की आदत है नेगेटिव थॉट को नजरअंदाज करना और हर चीज के पॉजिटिव साइड को देखना। नेगेटिव थॉट को नजरअंदाज करना डिनायल में जीना नहीं है। डिनायल का मतलब है किसी सच को मानने से इनकार करना। जब आप नेगेटिविटी को नजरअंदाज करते हैं तो आप उसके होने के बारे में जानते हैं, लेकिन आप ना दूसरा रास्ता चुनते हैं। आप ऐसी किसी चीज में खोए नहीं रहते जिसे आप बदल नहीं सकते। इसके बदले आप अपने लिए चीजों को बदल देते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गलत किया है और आप अपने दोस्त, पेरेंट या बॉस को ये बताने से डर रहे हैं कि आपने कुछ गड़बड़ की है। आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, लेकिन अपने थॉट के आखिर में आप पहले से भी ज्यादा नर्वस महसूस करने लगते हैं। अब आप चीजों को ठीक करने के लिए कोई हल सोचने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि आप सामने वाले को क्या हुआ ये समझा रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन आप पहले से ये सोच लेते हैं कि वो आप पर गुस्सा होंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए आप कुछ होने से पहले ही नाराज हो जाते हैं। आपने जो भी सोच बनाई और जो भी इमोशन महसूस किया वो सब आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है। इस सिचुएशन के दो नतीजे निकल सकते हैं, या तो उसका नतीजा आपके लिए अच्छा होगा या तो बुरा होगा, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग और नर्वसनेस का सामने वाले के रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कब स्ट्रगल से पहले खुशियों को चूज करना है। जैसे कि जेनी के पास एक कहानी है कि खुशियों को चुनना आपकी जिंदगी पर कैसा असर डाल सकता है। वो अपने पति की हरकतों से लंबे समय से नाराज और दुखी महसूस करती रही। अब ऐसा नहीं है कि उसका पति उसके साथ खराब व्यवहार करता था या उससे मारपीट करता था। जेनी उनके बीच की दूरी से नाराज थी। उसका पति हमेशा काम पर होता था, वो अपना ज्यादातर टाइम ऑफिस में बिताता था और उसके पास जेनी के लिए समय ही नहीं था। जेनी को महसूस होता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उसे दुख होता था। वो हमेशा खुद से कहती कि उसे गुस्सा करने का हक है और उसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब इस चीज से डील करने के लिए जेनी दूसरों से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती थी। अगर वो इरिटेटेड होती थी तो उसे इस बारे में किसी से बात करके इसे बाहर निकालना होता था। अपने लंच ब्रेक का ज्यादातर समय वह अपने दोस्तों से अपने पति को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करते हुए बिताती थी। एक दिन जेनी को एहसास हुआ कि वो उतनी ज्यादा इरिटेटेड नहीं है जितना उसने सोचा था। वो सिर्फ तभी गुस्सा होती थी जब वो दूसरों से अपने पति के बारे में बात करती थी। तो इस पॉइंट पर जेनी चुन सकती है कि उसे खुश रहना है या नेगेटिविटी के साथ स्ट्रगल करना है। उसके पास बिजी रहने के लिए करियर और हॉबीज है। उसके पति का बिजी स्केड्यूल उस पर उसके थॉट से ज्यादा असर नहीं डाल रहा है। और आखिर में जेनी ने खुश रहना चूज किया और अपने नेगेटिव सोचने की आदत को छोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वो हर चीज को बेहतर और हल्का महसूस करने लगी। हालातों में उतना बदलाव नहीं हुआ था जिससे जेनी ज्यादा खुश महसूस करती। उसने बस इतना किया था कि वो जो भी महसूस कर रही थी उसने उसकी जिम्मेदारी ली। जब जिंदगी आपको चुनने का मौका देती है ना, तब हमेशा खुशियों की ओर जाइए। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि इकलौता इंसान जो आपको खुश कर सकता है वो आप खुद हैं। इसी बात पे एक बढ़िया से स्माइल दीजिए और अब आगे अगले चैप्टर की बात करते हैं। मेनी प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन। क्या है ये इकलौता सोल्यूशन? आइए जानते हैं। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग परेशानी होती है। हम में से कुछ अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं, जबकि दूसरे अपने करियर के लिए। एक इंसान के पास परेशान होने की हजारों वजह हो सकती है, लेकिन हम उन्हें एक जैसे ही हैंडल करते हैं, चाहे हमारी सिचुएशन कितनी भी अलग क्यों ना हो। हम सभी का एक ही रिएक्शन होता है, ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचते ही रहना। एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा सोचने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। कई बार हम चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और आखिर में पहले से ज्यादा खराब महसूस करते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम का हल खोजने के लिए उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत समय तक सोचने से इसका असर आप जो चाहते हैं उससे उल्टा होता है। जैसे कि जेनी और उसके पति को लेकर उसकी प्रॉब्लम के बारे में वो कहानी आपको याद है? वो कहानी भी एनालिसिस पैरालिसिस का एग्जाम्पल थी, क्योंकि जेनी उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी, इसलिए वो उसे ठीक करने का तरीका नहीं खोज पा रही थी। जितना आप उस चीज के बारे में बात करेंगे जो आपको परेशान कर रही है, उतना ही वो बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखिए कि आपके थॉट्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम में डूबे रहते हैं तो आप खुद को खुशियों से दूर रखते हैं। किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन आप कभी भी उस माइंडसेट के साथ जवाब नहीं खोज पाएंगे जिस माइंडसेट ने उस सिचुएशन को पैदा किया है। बहुत ज्यादा सोचने के बजाय ब्रेक लीजिए और खुद को शांत कीजिए। आपने जान लिया कि अच्छे थॉट पर कैसे फोकस करना है और बुरे थॉट्स को कैसे नजरअंदाज करना है। इस बात को इस सिचुएशन पर अप्लाई कीजिए और एक नया नजरिया खोजिए। जैसा कि हमें जेनी की कहानी से पता चला कि प्रॉब्लम के बारे में बात करना कभी भी मदद नहीं करता।
ये हमें अपने गुस्से को बाहर तो निकालने देता है, लेकिन आखिर में ये हमें और ज्यादा दुखी कर देता है। अपनी परेशानियों को बांटना इतना भी हेल्पफुल नहीं होता है जितना हमें लगता है, क्योंकि आपको साइकिल में कैद कर लेता है। आप उस घटना के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और हर बार उसी नतीजे पर पहुंचते हैं। एक नए नजरिए के बिना आप उस हल तक नहीं पहुंच सकते जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए आप उसी में फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो चीजों को दूसरी तरह से देखने के बारे में सोचिए। हमारा दुख, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हमारे जजमेंट पर असर डालता है। ज्यादा पॉजिटिव तरीका ट्राई कीजिए और कुछ ऐसा सोचिए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा। नेगेटिव माइंड के साथ फैसला लेना हमें और भी ज्यादा दुख पहुंचा सकता है। हमारी फीलिंग्स हमारे लिए गए फैसले पर असर डालती हैं। जब हम खराब मूड में होते हैं तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। जब चीजें हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तो ब्रेक लीजिए। अगर पॉजिटिव माइंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो नेगेटिव माइंड तो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। खुद को उस सिचुएशन से तब तक दूर कर लीजिए जब तक आप अपने थॉट्स, अपने चुनाव और अपने इमोशंस को थोड़ा सुलझा ना ले। इस बारे में ध्यान से सोचिएगा। और यहां तक समझने के बाद अब आगे जानते हैं अगले चैप्टर में और समझते हैं द आर्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। आपको नेगेटिविटी बायस का कॉन्सेप्ट याद है ना, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि नेगेटिविटी को लेकर हमारी नेचुरल आदतों से कैसे जीता जाए। तो ऑप्टिमिज्म मतलब हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना, पेसिमिज्म मतलब हर चीज में नेगेटिविटी देखना। कामयाब होने के लिए हमें ऑप्टिमिज्म की जरूरत है। खुशियों से पहले हमें पेसिमिस्टिक आदतों को भूलना और पॉजिटिव आदतों को अपनाना होगा। ऑप्टिमिज्म के आर्ट को सीखना एक पीसफुल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिज्म हर किसी में आसानी से नहीं आ सकती। असली दुनिया में सिर्फ बच्चे ही हैं जो लगातार ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। बड़े अपनी रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने में इंटरेस्टेड नहीं होते। नेगेटिविटी भी सभी फील करते हैं। हम सभी खराब से खराब जो हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं या ऐसी चीजों के बारे में परेशान होते हैं जो फ्यूचर में हो सकती है, जिसका नतीजा ये होगा कि लोग इस मॉडर्न एज में ज्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो आप जो माइंडसेट चुनते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मान लीजिए आप अपनी बहन के लिए स्वेटर बुनते हैं, लेकिन उसके बर्थडे के एक दिन पहले वो गलती से फट जाता है। अब पेसिमिस्टिक माइंडसेट आपको पूरे दिन या पूरे हफ्ते दुखी रखेगा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपको इससे आगे बढ़ने और इसे ठीक करने के तरीके खोजने देगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में जाएंगे कैसे। आप अपने माइंड से ये तो नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव सोचना एकदम बंद कर दे और तुरंत पॉजिटिव थॉट्स को चूज कर ले। खुशकिस्मती से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप पेसिमिस्टिक माइंडसेट से ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट में जा सकते हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो करना अपनी आदत बना लीजिए और आप ज्यादा हेल्दी मेंटल एटीट्यूड बना पाएंगे। तो पहला स्टेप है ये पहचानना और मानना कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। किसी भी चीज से जीतने का इकलौता तरीका ये मानिए कि आप वो कर रहे हैं। अगर आप अपने सोचने के तरीके से इनकार करते हैं तो आप कभी भी अपने नेगेटिव सोचने की आदत से पूरे तरीके से उबर नहीं पाएंगे। हो सकता है ये स्टेप उतना भी असरदार ना हो जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। दूसरा स्टेप है आपको ये समझना होगा कि आपकी नेगेटिव सोच कहां से आ रही है। अपना नजरिया बदलने के लिए आपको ये पहचानना होगा कि सभी चीजें आपसे आ रही है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट पाना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी को खुद से अलग करके पॉजिटिव साइड के बारे में सोचना होगा। इस हिस्से के लिए कोई भी ऑटोमेटिक सोल्यूशन नहीं है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग की एक आदत बनानी होगी और इसे अपने सिस्टम में पूरे तरीके से बस जाने देना होगा। आखिरी स्टेप है नेगेटिव थॉट आने पर खुद को सजा देना बंद कीजिए। पेसिमिस्टिक आइडिया से बचने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर हमेशा इससे भाग नहीं सकते। एक छोटी सी गलती के लिए बहुत दुखी होना सही नहीं है। नेगेटिव थॉट अनजाने में ही बन जाते हैं। कोई भी अपने बारे में या दूसरों के बारे में खराब नहीं सोचना चाहता। अगर आप फिसल जाए तो इसे ज्यादा तूल ना देकर आगे बढ़ जाइए। आप दिन में हर पल अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार जब नेगेटिविटी अचानक से आ जाती है तो आप उस पर रिएक्ट ना करना चूज कर सकते हैं। पेसिमिज्म को अक्सर रियलिज्म से कंफ्यूज कर दिया जाता है। लोग ये नहीं मानेंगे कि वो नेगेटिव सोचते हैं, वो हमेशा खुद को रियलिस्टिक के तौर पर दिखाते हैं। जैसे कि मिशेल उन लोगों में से एक है। आखिर में उन्होंने अपनी जिंदगी में इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करना सीखा और अपने नजरिए को एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिए में बदल दिया। रेचल एक डॉक्टर है। अपने काम की जगह में उन्हें हर चीज को लेकर रियलिस्टिक और ईमानदार होना जरूरी है। रेचल अपनी बात को घुमा फिराकर या सुंदर बनाकर नहीं कहती। वो सीधा पॉइंट पर आती है और चीजों को उसी तरह से बताती है जैसा वो उसे देख रही होती है। इस आदत की वजह से रेचल ने एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर लिया है। वो चीजों को ऐसे नजरिए से देखती है जैसे उनमें कुछ कमी है और हर किसी को लेकर खराब से खराब सोचती है। तो जब रेचल के लिए कोई कुछ करता है तो वो कहती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे मुझसे कुछ चाहिए था। वो किसी से कोई भी अच्छी चीज नहीं लेती और हमेशा दूसरों के इरादों पर शक करती है। जब उसे उसके माइंडसेट के बारे में बताया गया तो रेचल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो एक पेसिमिस्ट है। उसने जोर देकर कहा कि वो एक रियलिस्ट है।
और उसे अपने नजरिए में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। रेचल की थेरेपिस्ट ने सुझाव दिया कि वो अपने इस डिप्रेशन के रिस्पॉन्स के तौर पर अपना बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल और एटीट्यूड को बदले। जब तक उसने नई जिंदगी शुरू नहीं की तब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि प्रॉब्लम कभी उसकी आसपास की चीजों से थी। नहीं, ये सब हमेशा से उसके माइंडसेट की वजह से था। रेचल ने ये मानना शुरू किया कि वो एक पेसिमिस्ट थी और अपनी नेगेटिव फीलिंग से जीतने के लिए उसने इस टाइप की चीजें करना शुरू किया। उसने ये माना कि सभी चीजों की शुरुआत उससे हुई थी, तो उसे अपनी सोच तुरंत बदलनी होगी। जब भी रेचल दुखी होती, वो खुद को ये कहकर शांत करती कि नेगेटिव थॉट्स हमेशा मौजूद रहेंगे, उन पर रिएक्ट कैसे करना है ये मुझे चूज करना है। तो एक हेल्दी माइंडसेट के लिए सभी स्टेप्स उठाने के बाद उसे ज्यादा खुशी और शांति महसूस होने लगी। इसी के साथ अब अगला चैप्टर हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ये पूरी समरी लोगों को खुशियों की ओर ले जाने में मदद करने के लिए है। लेकिन क्या आप सच में खुशियों के लिए काम कर सकते हैं जब आपको ये तक पता नहीं कि इसका मतलब क्या है? खुशी एक इमोशन है जिसे महसूस करना आप चुन सकते हैं। दूसरे जो कहते हैं उसके उल्टा ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने अचीवमेंट से पा सकते हैं। खुशियां अपने अंदर पाई जाती हैं। इस समरी ने आपको ये पहले ही बता दिया कि हालातों के बदलने से खुशियां नहीं आती, इससे नजरिए को बदलकर पाया जा सकता है। इसलिए आपकी खुशी आपके पैसे, फेम या पावर पर नहीं टिकी है, बल्कि आपके थॉट्स और माइंडसेट इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी खुशियों को किसी गोल से जोड़ देते हैं। वो उन चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें खुशियां दे सकते हैं। लोग नई कार खरीदने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए या फिर एक नए बॉयफ्रेंड के लिए मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो उसे पा लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। आखिर में आपने जिन चीजों का सपना देखा था, अगर आप उन सभी चीजों को पा भी ले तब भी खुशियां नहीं आती। हमारी उदासी चीजों में अच्छाई न देख पाने के कारण आती है। उसके कारण हम किसी ऐसी चीज का पीछा करते हैं जो हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकती। आप जिंदगी में जहां भी है उससे संतुष्ट रहने में ही खुशी है। खुशी आपके पास जो चीज है उसे अपनाने और चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही लेने में है। अपनी जिंदगी में खुशियों को बढ़ाने का एक तरीका है ग्रैटिट्यूड की आदत को अपने अंदर लाना। एक बार जब आप इसे अपनी जिंदगी के सभी एरिया में अप्लाई कर लेते हैं तो आप छोटी से छोटी चीजों में भी खुश हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के 3 स्टेप हैं। आइए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड महसूस करने की इच्छा होना। आपको आपके पास जो भी है उसमें तारीफ करने लायक कुछ खोजने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। जब आप अपने आसपास की चीजों में खूबसूरती खोजने के लिए इंस्पायर महसूस करते हैं तो आप नेचुरली अपने अंदर ग्रैटिट्यूड ले आएंगे। इस तरीके से आपकी मोटिवेशन आपके माइंड को सही दिशा की ओर लेकर जाएगी। दूसरा स्टेप है आपको ग्रैटिट्यूड महसूस करना याद रखना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है जो एक बार एक्टिवेट हो जाने से हमेशा चलता रहेगा। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसे आपको लगातार ध्यान देकर चुनना होगा। खुशियों की तरह ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना आपके कंट्रोल में है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। आखिरी स्टेप आता है नेगेटिविटी को एक बुरी आदत के रूप में पहचानना। इकलौता इंसान जो आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से रोक रहा है वो आप खुद हैं। आपकी नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको अपने आसपास की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करने से रोक रही है। आप जितनी जल्दी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सोच उतनी ही ज्यादा उसके हक में होगी। एक बार जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी गलत सोच की आदत गायब हो जाएगी। ग्रेटफुल होने के लिए आपको अपनी जिंदगी में महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग उनके पास जो भी चीजें हैं उसे इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाखों छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। दिन की शुरुआत खुश और संतुष्ट महसूस करते हुए करने के लिए हर सुबह 5 सिंपल चीजों के बारे में सोचिए और उसकी लिस्ट आप अभी भी बना सकते हैं। वैसे इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने सडन शिफ्ट के बारे में सीखा। ऐसे पल होते हैं जब लोग फीलिंग्स में अचानक बदलाव महसूस करते हैं। ये ऐसे पल होते हैं जब हम पहले से कुछ ज्यादा बहादुर, समझदार और काइंड बन जाते हैं। सोचने के तरीके को बदलना हमें ये एडजस्ट करने में मदद करता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। खुशियों के लिए कमिटेड रहने से हम तब भी सेटिस्फाइड महसूस करते हैं जब चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जैसा हम चाहते हैं। दूसरा, अपने थॉट्स और वो अटेंशन के साथ कैसे बढ़ता है इस बारे में जाना। आप किसी एक चीज पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो बढ़कर एक बड़ी बात बन जाएगी। अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन कीजिए। अपनी ट्रबल शूटिंग की आदतों से छुटकारा पाइए और आपके पास जो पहले से है प्लीज उसमें खुश रहना सीखिए। तीसरा, आपने सभी के सोचने की आदत के बारे में समझा। लोग नेगेटिव सोचने के आदी होते हैं। नेगेटिविटी बायस की वजह से हम जिंदगी में नेगेटिव चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हमारी टॉक्सिक थिंकिंग की हैबिट को छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। सही चुनाव कीजिए और इसके बजाय पॉजिटिव थॉट्स की ओर जाइए। चौथा, इस समरी ने आपको सभी प्रॉब्लम्स का यूनिवर्सल सॉल्यूशन सिखाया। हर कोई चीजों को लेकर ज्यादा सोचने का आदी होता है। जब लोग किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो वो तुरंत हर चीज को हद से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं और शक और चिंता से घुटने लगते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का हल चीजों को ऑब्जेक्टिवली और शांति से देखना है। तो अपने थॉट्स को ज्यादा पॉजिटिव थॉट में बदलिए और जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। पांचवा,
इस समरी ने आपको दिखाया कि ऑप्टिमिज्म के आर्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। ज्यादा हेल्दी माइंडसेट में बदलने के लिए ये 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि आप एक पेसिमिस्ट हैं, ये समझना होगा कि आपकी सोच कहां से आ रही है, और नेगेटिविटी में मासूमियत देखनी होगी। ऐसा करने से आपकी सोच ज्यादा हेल्दी होगी और आपका माहौल बेहतर होगा। पॉजिटिव थॉट्स ऐसे हालातों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपके हक में हो। जब आप ऑप्टिमिस्ट होंगे तो आपको जिंदगी हल्की महसूस होगी। आखिर में आपने खुशी और ग्रेटिट्यूड का मतलब जाना। खुशी वो फीलिंग है जिसे आप चुनते हैं और ये आपके पास है। कमाल की बात, ये आपके नजरिए के बदलने से और आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहने से आती है। खुशी को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? ग्रेटिट्यूड। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अपने आसपास की चीजों को अप्रिशिएट करेंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे। जैसे कि मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ कि मुझे ये समरी रिकॉर्ड करने का मौका मिला, तो मैं ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। तो अपने लिए चीजों को मुश्किल बनाना बंद कीजिए और अपने माइंडसेट को बदलकर ज्यादा खुशियों भरी जिंदगी जीना सीखिए। आपके साथ क्या होता है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि उस पर रिएक्ट कैसे करना है। आपकी खुशियां और आपके जीने का तरीका हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और नेगेटिविटी को आपका सब कुछ बर्बाद करने मत दीजिए। आपने समरी से जो आदतें सीखी है उसके जरिए आप जिस जिंदगी के सपने देखते हैं उसे पा सकते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कौन सी बात अच्छी लगी। और साथ ही साथ एक चीज तो आप बता ही सकते हैं कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मुझे नहीं लगता उसके लिए इतना टाइम लगना चाहिए। और अब तो मैं बोल सकती हूँ कि ज्यादा मत सोचिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे भरपूर जिए। तब तक के लिए जय हिंद।